नीलेश भाई गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से मार्केट में थोड़ी सी नर्वसनेस लौट रही है। फिर एफआई सेल कर रहे हैं, फिर बैंक्स में थोड़ा प्रेशर आ रहा है, इन्फ्लेशन का भूत शायद फिर वापस आ रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं पिछले एक महीने के इस प्राइस मूव को, इस करेक्शन को, खास तौर से बड़े बैंकों में? तो अनुज भाई, इस वक्त थोड़ा माहौल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। चाइना ने कल रेट कट किया अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस बिकॉज उनकी इकोनॉमी उतनी ठीक नहीं है जितनी उम्मीद थी। ग्लोबली भी सेंट्रल बैंकर्स आगाह कर रहे हैं कि ब्याज की दरें ऊपर रहेगी लंबे समय तक। प्लस हमारी इकोनॉमी में भी अगर देखें पिछले 10-15 दिन के न्यूज, मॉनसून सरप्लस से डेफिसिट में आ गया, महंगाई वेजिटेबल प्राइस की वजह से थोड़ी आगे बढ़ी है। तो ये सारी चीजें एक बार मार्केट में कंसोलिडेशन स्ट्रोक करेक्शन के लिए लोगों को उत्सुक कर सकती है। मेरे हिसाब से कोई भी मार्केट हमेशा एक तरीके से तो मूव नहीं कर पाएगा, उसमें उतार चढ़ाव बने रहेंगे, बट हर करेक्शन एक निवेश करने का मौका जरूर देगा। ओके। नहीं, मेरा सवाल, मैं अभी बैंकों पर ही रह रहा हूँ। फिर तो करेक्शन आप बोल रहे हैं कि एक बाय करने का मौका देगा, क्या बैंकों में वो मौका ऑलरेडी आ गया या अभी और करेक्शन की थोड़ी सी गुंजाइश है यहाँ पर नीलेश भाई? शॉर्ट टर्म में अनुज भाई कहना मुश्किल है मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकता है। एक बहुत अच्छा कोट है कि मार्केट कैन रिमेन इरेशनल मोर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। ये जितना तेजी में एप्लीकेबल है उतना ही मंदी में भी एप्लीकेबल है। बट मेरे हिसाब से अगर हम लॉन्ग टर्म रुख से बैंकों को देखें तो बैंकिंग लिक्विडिटी काफी अच्छी है, उसका बेनिफिट उन्हें डिपॉजिट ग्रोथ में मिलता रहेगा। क्रेडिट की डिमांड काफी अच्छी है, पहले सिर्फ रिटेल बोरो करते थे, अब कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी बोरोइंग दिख रहा है। ऊपर से एनपीए डिकेडल लो लेवल पे है, स्प्रेड्स बहुत ऊपर थे तो थोड़े कम जरूर होंगे लेकिन फिर भी काफी अच्छे रहेंगे। ये सारी चीजों को अगर मिला के देखे तो करेक्शन में बैंकिंग क्षेत्र लेने जैसा लगता है। डिप्स में बैंकिंग स्पेस में बाय व्यू है नीलेश जी का। अच्छा नीलेश जी, इस बार तो आरबीआई ने किसी प्रकार का रेट हाइक नहीं किया, पर जो फूड इन्फ्लेशन इस वक्त है और अब क्रूड का एक बार फिर से उछाल, क्या हम हायर इंटरेस्ट ट्रजेक्टरी में और यहाँ से नहीं जाएंगे? इस बात का आपका बिलीफ है क्या? मेरा अल्टीमेटली प्रश्न एक सेक्टर पे केंद्रित है जिस पे आपने बेट किया था पोस्ट कोविड और जिसने पैसा बना के दिया और अभी भी ऑल टाइम हाई पे है, दैट रियल स्टेट एंड रियल स्टेट एंसिलरी। क्या इस थीम पर आप अभी भी कन्विक्शन के साथ बैठे हैं? क्या करना चाहिए इस थीम पर, और रेट सेंसिटिव्स पे इस प्रोस्पेक्टिव से आपका व्यू क्या होगा? तो वीरेंद्र भाई, मेरे हिसाब से आरबीआई बहुत प्रोएक्टिव रहा है लिक्विडिटी निकालने में और ब्याज की दरें समय से थोड़ा पहले बढ़ाने में। इस वजह से आज उनकी स्थिति काफी कंफर्टेबल है। हालांकि लास्ट मंथ में इन्फ्लेशन 7% से ऊपर आया, अगले महीने में भी इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रहने की उम्मीद है, बट ये एक सीजनल वेरिएशन है। बारिश बहुत ज्यादा हो गई, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई और वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ गए। ब्याज की दरें बढ़ा के आप वेजिटेबल के प्राइसेस तो कम नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने अपनी पूरे साल की इन्फ्लेशन टारगेट 5.4% रखी है, जो अभी भी उनकी जो टारगेट रेंज है 2 से 6% की, उसके अंदर है। तो मेरे हिसाब से आरबीआई डेटा को देखेगा। अगर इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाले महीने के बाद वापस नीचे की तरफ आने लगेंगे तो शायद वो ब्याज के दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। मार्केट ने आरबीआई की जो इन्फ्लेशन की रेट बढ़ाई है 5.1% से 5.4%, उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया था और इसी वजह से यील्ड के ऊपर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा है। मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स एक रेंज बाउंड फैशन में रहेंगे, 7% शायद नीचे की तरफ फॉर 10 ईयर यील्ड, 7.40 7.50 ऑन द हायर साइड,
और उस वजह से उसकी रियल एस्टेट या रेट सेंसिटिव सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी। रेट सेंसिटिव सेक्टर्स रेट की जगह पे डिमांड, सप्लाई और मार्जिन के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। हमें अभी भी लगता है बिल्डिंग मटेरियल्स, ये टाइप के जो क्षेत्र है रियल एस्टेट से जुड़े हुए, उसमें अभी भी तेजी बरकरार रहेगी। ओके, अभी भी इस स्पेस में तेज़ी रहेगी और मानते हैं नीलेश जी कि स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी। वाकई आई मीन पॉली कैप को देखिए, आप एस्टिल को देखिए, आप सेंचुरी प्लाई को देखिए, गजब पैसा बना है इस स्पेस में। अच्छा नीलेश जी, अप्रैल मई जून जुलाई की अवधि में एक स्पेस को हमने एक बहुत स्मार्ट रिकवरी में आते देखा और सडनली ये इंडेक्स, निफ्टी फार्मा इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया और इस बार के अर्निंग्स में विजिबल था कि वो कंपनियां जो कि अपना रेवेन्यू का एक सब्सटेंशियल पार्ट यूएस से लेके आती है वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो जो लोग इस बार इस रैली में निवेशित रहे, पैसा कमाया, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? फार्मा को कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त? तो मेरे हिसाब से वीरेंद्र भाई, फार्मा क्षेत्र की तेजी का एक कारण यह है कि पिछले 1-2 सालों से वो चला नहीं था, तो वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल थे। दूसरा, यूएस मार्केट में जो मार्जिन कम हो रहे थे, घट रहे थे, उसके ऊपर एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस हो गई और हमने देखा कि कुछ कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं किए डिस्पाइट अप्रूवल, बिकॉज उसमें मार्जिन ठीक ठाक नहीं था। तीसरा, यूएस में जेनेरिक मेडिसिन के स्टॉक्स बहुत कम हो गए थे, उस वजह से वहां के जो 3 या 4 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करते थे, उनके ऊपर प्रेशर आया कि आप मैन्युफैक्चरर्स को इतना नहीं निचोड़े कि वो धंधाई करना बंद कर दे, अल्टीमेटली हमें दवाई के स्टॉक्स भी चाहिए। तो ये सारी चीजों ने मिला के एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस चालू कर दी थी फार्मा सेक्टर में। वहां से फार्मा सेक्टर्स चल पड़ा एंड मुझे लगता है कि अभी भी इसमें थोड़ी तेजी बाकी है। वैल्यूएशंस रीजनेबल है। कुछ फार्मा क्षेत्र में एमएनए के डील्स होंगे। जनरली हमने देखा है कि जब स्ट्रेटेजिक बायर फार्मा कंपनी खरीदता है तो वो मार्केट प्राइस से प्रीमियम देके खरीदता है। उस वजह से भी एक री रेटिंग फार्मा सेक्टर में हो सकती है। नीलेश भाई, ऑटोज में अब क्या किया जाए? वो आपने जो 2 साल पहले एक बहुत शानदार एक पोर्टफोलियो बेट ली थी कि पूरे ऑटो सेक्टर का मार्केट कैप जो आपको बता रहा था कि एक बहुत बड़ी रैली आ सकती है यहाँ पर, अब सारी लेग्स फायर कर रही हैं यहाँ पर। 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रैक्टर्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, कोई भी स्टॉक यहाँ पर अब ऐसा नहीं है जो 52 वीक हाई के आसपास ना हो। यहाँ पर क्या भी बन रहा है अब? अनुज भाई, ऑटो सेक्टर में जैसे आपने बताया कि पिछले 1.5-2 साल में बहुत अभूतपूर्व तेजी आई है और वो जो सारी चैलेंजेस थी सप्लाई की, रॉ मटेरियल प्राइस की, वो अब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो चुकी है। मुझे लगता है यहाँ पे ऑटो सेक्टर को एक कंसोलिडेशन करना पड़ेगा और यहाँ से अगली मूव के लिए वो किस प्रकार से फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में निवेश करके रिजल्ट दिखा सकते हैं, उसके ऊपर रहेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार हो या कोई नई तरकीब हो, मे बी ऑटोनोमस व्हीकल की, किस प्रकार से भारतीय कंपनी इन प्रकार की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में निवेश कर सकता है और ग्लोबल कंपटीशन के सामने अपना मकाम कायम रख सकता है, उसके ऊपर ऑटो सेक्टर की यहाँ से नेक्स्ट चाल चलेगी। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ समय के लिए ऑटो सेक्टर को कंसोलिडेट होना पड़ेगा। समय के लिए ऑटो को यहाँ कंसोलिडेट होना पड़ेगा। नीलेश भाई, एक रीसेंट जो आईपीओ आए थे जो अब फॉर एग्जांपल कुछ मैं नाम ले रहा हूँ, आपसे मैं स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन एक जैसे ड्रीम फॉक्स आया था, कुछ और 2-3 स्टॉक्स आए थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी थी। अभी पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पर हमने काफ़ी करेक्शन देखा है। ये आपको कुछ लग रहा है कि जो नए आईपीओज आ रहे हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा एक आज भी लिस्टिंग हुई है वो बहुत बड़े प्रीमियम पर हुई है, क्या यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा रिस्क लग रहा है कि ये जो नए आईपीओज आ रहे हैं, जिस तरीके के सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं, जिस तरीके की लिस्टिंग गेन्स हो रहे हैं? अनुज भाई, हमने बहुत सारे आईपीओस में देखा कि उनके फंडामेंटल और उनकी प्राइसिंग के बीच में बहुत बड़ा गैप था। एंड जनरली जब इस प्रकार की आईपीओ में
चाल दिखने को मिलती है तो मार्केट कहीं ना कहीं करेक्शन लेता है। 2008, 2020 यहाँ हर समय हमने देखा कि जब आईपीओस में इश्यू प्राइस अपने फंडामेंटल या फेयर वैल्यू से बहुत ऊपर आने लगे तब मार्केट का टॉप बनता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बार उस प्रकार का पूरा माहौल बना हुआ है, बट आईपीओ में मैं निवेशकों से एक ही दरखास्त करूंगा कि थोड़ा ध्यान रख के निवेश करिए। कई बार उनका जो फ्लोट होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड हाथ में चला जाता है। आईपीओ में वो माल कवर कर लेते हैं, फिर लिस्टिंग ऊपर करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का काम चलता है। तो बेहतर है कि आप जिस आईपीओ में प्राइसिंग अपनी फंडामेंटल वैल्यू फेयर वैल्यू के आसपास है उस हिसाब से निवेश करिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम में या पोस्ट लिस्टिंग कहां पे लिस्ट हुआ उस हिसाब से निवेश मत करिए। ओके अच्छा नीलेश जी, जैसे कि मैंने कहा ना, पूछा आपसे कुछ देर पहले कि आपने एक बहुत अच्छी कॉल ली थी रियल एस्टेट एंसिलरी। आई होप या फिर मैं मानता हूं कि आपने ड्यूरिंग द कोविड और पोस्ट कोविड केमिकल्स को भी चेस किया होगा। केमिकल्स वो स्पेस जिसमें पहले लीडरशिप मात्र एक दो कंपनी के पास थी, लेकिन पोस्ट कोविड सब चले, सबने सब्सटेंशियल कैपेसिटी ऐड करी और मेरे को याद है लास्ट टू लास्ट क्वार्टर तक भी कंपनीज ने अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन पे और एक्सपेंशन प्लान्स पे काफ़ी फंड्स डिवोट किए या फिर डिक्लेयर किए, एंड सडनली प्राइस रिट्रेसमेंट्स, सब डिमांड कम, सप्लाई चाइना की तरफ से ज़्यादा। आप केमिकल स्पेस में क्या कर रहे हैं? जो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर जो रिट्रेसमेंट आया उसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या यहाँ से कंप्लीटली प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करके एग्जिट करना चाहिए? अब स्थिति क्या लगती है आपको केमिकल्स की? तो वीरेंद्र भाई, केमिकल क्षेत्र में हमने बहुत पहले कहा था कि ये एक टेक्नोलॉजी क्षेत्र की तरह है, इसमें लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं। फिर एक बार कहा था कि यहाँ पे प्राइसेस अपने फंडामेंटल से थोड़े आगे चले गए हैं तो थोड़ा एक सेक्टर एक्सपेंसिव लगता है। किसी भी कारण की वजह से उस वैल्यूएशन गैप को पूरा होना जरूरी था। पिछले 6 महीनों में वो कारण चाइना ने प्रोवाइड किया। उन्होंने काफी केमिकल में डंपिंग की, उस वजह से ग्लोबली प्राइस कम हो गई और हमारी बहुत सारी कंपनीज को मुनाफा उस तरह से नहीं आया जितनी उम्मीद थी। मेरे हिसाब से चाइना की डंपिंग अभी भी कुछ समय के लिए चलेगी। उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ की शॉर्टेज दिख रही है और उनकी सरकार पूरा प्रयत्न करेगी अलग अलग प्रकार की सब्सिडी देके अपनी केमिकल कंपनीज को दुनिया में सप्लाई करने के लिए। तो मेरे हिसाब से केमिकल क्षेत्र में कुछ समय के लिए अभी भी आशंका के बादल बने रहेंगे, पर जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में है, निश केमिकल्स में है, शायद उन्हें चाइना के डंपिंग की वजह से उतनी इम्पैक्ट नहीं आएगी। केमिकल क्षेत्र में इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक निवेश करना होगा। कुछ केमिकल कंपनी ऐसी भी हैं जिन्होंने जो नई कैपेसिटी लगाई है वो बहुत ज्यादा कीमत पे लगाई है, तो उस कीमत पे रिटर्न ऑन इक्विटी शायद उतना नहीं बनेगा जितना लेट्स से पुरानी कंपनीज के प्लांट का बनेगा। तो अगेन ये एक फैक्टर भी आ जाएगा, इन्होंने किस प्रकार से कैपेसिटी एक्सपांड की और उस कैपेसिटी पे क्या आरओई जनरेट कर पाएंगे। तो इस करेक्शन में केमिकल क्षेत्र में निश केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल और जिनके प्लांट रिटर्न ऑन इक्विटी दे सके, बहुत ज्यादा कीमत पे नहीं लगे हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। वैसे मार्केट में अब अच्छी रिकवरी इस समय, निफ्टी में लोअर लेवल से डिसेंट रिकवरी आपको इस समय दिखाई देगी। देखते हैं ये रिकवरी कहाँ तक सस्टेन करती है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर एक थोड़ी सी रिकवरी आपको विजिबल है। नीलेश भाई, फिर रिटेल के लिए अब इस समय क्या सलाह होगी? इस करेक्शन में वापस बाय करना है, अपनी एसआईपीज कंटिन्यू करनी है, या कोई और स्ट्रैटेजी होगी इस समय? अनडाउटेबली अनुज भाई, मैं पिछले वीक 5-6 दिनों के लिए अमेरिका घूम के आया। वहां पे ईस्ट कोस्ट के बड़े से बड़े ग्लोबल निवेशक से बातचीत हुई। एक चीज क्लियर है, आज की तारीख में इमर्जिंग मार्केट से इंडिया सिंगल कंट्री फोकस बन रहा है। बहुत सारे निवेशक चाइना और इंडिया में
एक कंट्री स्पेसिफिक निवेश करना चाहते हैं। दूसरा एक जो ट्रेंड बन रहा है, जैसे MSCI एशिया एक्स जापान इंडेक्स बना था, जैसे जापान को एशिया से अलग कर दिया था बिकॉज उनकी मार्केट उस जमाने में बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी, वैसे ही इमर्जिंग मार्केट एक्स चाइना इंडेक्स बन रहा है, एशिया एक्स चाइना इंडेक्स बन रहा है। ये दोनों का बेनिफिट भारत को मिलेगा। मेरे हिसाब से ग्लोबल निवेशक हर करेक्शन में भारत में निवेश करने की सोचेंगे। उन्हें भारत के प्रति बहुत अच्छी बहुत ज्यादा आशा है, बहुत अच्छी अपेक्षा है। तो हर करेक्शन में उनकी तरफ से बाइंग बनी रहेगी, वैसा लगता है। रिटेल इन्वेस्टर्स को भी मेरे हिसाब से हर करेक्शन में निवेश करना चाहिए। भारत की लंबी ग्रोथ स्टोरी है। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, कल तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। परसों तीसरी और दूसरी के बीच में जो गैप है उसे हम कम कर देंगे। तो ये ग्रोथ स्टोरी में रोलर कोस्टर राइड की तरह है, बीच में हमें उतरना नहीं है और सेफ्टी बेल्ट छोड़ना नहीं है। जब तक आप ये दो चीज फॉलो कर सकते हैं, तब तक उतार चढ़ाव का आनंद लीजिए, और जब यात्रा का अंत होगा तब आपको जरूर आनंद महसूस होगा कि हमने ये यात्रा पसार की। सो एवरी करेक्शन इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय। लास्ट सवाल, तो आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, इतना मतलब बाहर घूम रहे हैं, क्या यहाँ पर भी एंटरटेनमेंट PVR आइनॉक्स, क्या आप गए गदर देखने या OMG 2 देखने या कोई भी रिसेंट मूवी? क्या शानदार रैली चल रही है इन सब स्टॉक्स में। आई नो, मुझे मतलब मैंने आपका ट्वीट पढ़ा था अनुज भाई कि आप गेटी गैलेक्सी में गदर को देखने गए और जो माहौल देखा वो बहुत ही काबिले तारीफ था। तो बस आपके ट्वीट के बाद मुझे भी लग रहा है कि अब तो ये देखना चाहिए। बिल्कुल, देख के आइए, काफ़ी एंटरटेनिंग पिक्चर है, मज़ा आएगा आपको। नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और बात करने के लिए हमसे। धन्यवाद। ओके, चलिए।